तो नेशनल इनकम में इनकम मेथड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। और बेटा उसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। कैसे होती है बेटा? नेशनल इनकम तो नहीं होती कैलकुलेट। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? स्टेप नंबर 1 बेटे, पहला हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एफसी। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं अगर हमें वर्ड्स में कहना हो तो? क्या नाम बेटा इस इनकम का? डोमेस्टिक इनकम। वेरी गुड। पहले हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अब बेटा इसके बाद आप स्टेप नंबर 2 में क्या करते हो? स्टेप नंबर 2 में फाइनली आप क्या निकाल देते हो? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपी एफसी, ठीक है। और एनएनपी एफसी कैसे निकाला जाए? एनएनपी एफसी निकाला जाए जो आपने इसके पहले निकाला है एनडीपी एफसी, ओके। उसमें क्या कर देंगे बेटा? एनएफआईए को प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम मिल जाएगी। बस इतनी सी चीज है, 2 स्टेप में आंसर आ जाता है ना। बस इसके जो बेटा कंपोनेंट्स हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के, ऑपरेटिंग सरप्लस के, मिक्स्ड इनकम के, बेटा इनके कंपोनेंट्स को हमें पहचान आना चाहिए, इनको हमने समझना है, ठीक है। और एक और बात काम की ये है कि ये सारे ही किसके पार्ट है? अगर मैं बोलूं इन सबको मिला के, तो बेटा ये सब फैक्टर इनकम है, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम क्या होती है ये बात सब लोग याद रखें। फैक्टर इनकम होती है जब आप प्रोवाइड करते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसको? प्रोड्यूसर्स को, तो बदले में आपको जो इनकम मिलती है हाउस होल्ड्स को, उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ देने के बदले में आपको इनकम मिली है ना। कुछ ना कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने दिया है, उसके बदले में आपको इनकम मिली है। अगर बेटा ये वन साइडेड हो ना, तो उसको हम कहते हैं अनर्ड इनकम। अनर्ड इनकम, इसका मतलब ट्रांसफर इनकम भी कहा जा सकता है इसको, सबको याद होना चाहिए। और उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो हमें इनकम मेथड को ध्यान में रखते समय या इनकम मेथड से कैलकुलेशन करते समय हमको कुछ पॉइंट्स वी हैव टू कंसिडर अबाउट दीज पॉइंट्स, तो हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन से पॉइंट्स हैं बच्चा? एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है? ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, unemployment allowances, scholarships, pocket expenses, etc. should not be included in national income। अगर बच्चों आप लोगों को अच्छे से याद हो तो चैप्टर नंबर 3 जो लास्ट चैप्टर हमारा था, वहां पे फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी फैक्टर इनकम, और वहीं पे मैंने टॉपिक भी पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम, ठीक है। तो बेटा ये जितने एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं ना, ये सब ट्रांसफर इनकम के लिखे हैं, और ट्रांसफर इनकम कभी भी फैक्टर इनकम नहीं हो सकती, और जब वो फैक्टर इनकम नहीं है तो नेशनल इनकम का पार्ट भी नहीं हो सकती। तो बेटा ट्रांसफर अर्निंग्स जो है, जो वन साइडेड होती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन, पेंशन वाला फंडा मैंने समझाया था कल जाते जाते, अगर सबको याद हो तो। ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स, पॉकेट एक्सपेंसेस या पॉकेट मनी जो आपको मिलती है, बेटा ये सारे, ये इनके बदले में क्या आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हो क्या? मुझे बताओ, ओल्ड एज पेंशन के बदले में आपने कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया है क्या? नहीं। हाँ, वो जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पेंशन होती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली, उसके बदले में आपने अपना लेबर दिया है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ये गवर्नमेंट आपको क्यों देती है? क्योंकि आप बेरोजगार हो, और आप बेरोजगार हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन क्या गवर्नमेंट को आप बदले में कुछ दे रहे हो? क्या प्रोड्यूसर्स को आप बदले में कुछ दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। स्कॉलरशिप आपको मिलती है, क्या बदले में आप कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हो क्या? नहीं। पॉकेट इनकम आपको मिलती है, पॉकेट मनी आपको मिलती है अपने पेरेंट्स से, क्या बदले में कुछ प्रोडक्शन करने के लिए आप उनको दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे। बेटा ये सारी जो इनकम्स है, ये सारी वन साइडेड है ना। और या फिर मैं तुमसे बोलूं कि हमारा जो फॉर्मूला है ना, जिसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बेटा ये तीनों ही फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम का मतलब ही होता है अर्न, जो बदले में कुछ दे के अर्न की गई है। आपने कुछ ना कुछ दिया है, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनके बदले में दिया गया होता है, तब जाके आप इनको अर्न करते हो। अगर कुछ भी नहीं दिया बदले में तो बेटा उसको इंक्लूड नहीं करते। इसी के रिगार्डिंग एक नेक्स्ट पॉइंट है, जरा पढ़ो क्या लिखा है। Income generated in terms of black money is not included.
income from illegal activities like theft, gambling etc. is not be included in national income. अब बेटा तुम अगर किसी के घर में जाके चोरी कर लेते हो और तुम्हारे पास पैसा आ गया, तो मुझे बताओ क्या वो हमारी फैक्टर इनकम है क्या? आंसर दो मेरे को। नो सर। नो अगर मैं सर। सट्टा लगाता हूं, अगर मैं ड्रीम No, 11 sir. से नो इनकम अर्न सर। करता हूं, मैं 20 रुपए लगा के 100 रुपए कमा रहा हूं, क्या वो मेरी फैक्टर इनकम है? क्या मैं कुछ बदले नो में फैक्टर सर। ऑफ प्रोडक्शन दे रहा हूं? नहीं। नो सर। तो नो ऑब्वियसली सर। नो सर। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, ये भी लगभग लगभग वही पॉइंट है, पढ़ के देखो, लेकिन एक पॉइंट और अच्छा आएगा इसमें, पढ़ो। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं ये? बेटा विंडफॉल गेन्स का मतलब होता है जो आपको कैजुअल इनकम होती है, लॉटरीज वगैरह से जो इनकम होती है उसको कहते हैं विंडफॉल गेन्स। Income in terms of windfall gains should not be included as there is no value addition corresponding to windfall gain. Value addition की जगह मैं वर्ड काम में लूंगा यहाँ पे प्रोडक्शन। बेटा क्या लॉटरी से जो आपको इनकम हो रही है, बदले में आप कुछ प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हैं हम प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट। तो याद रखें, लॉटरी से होने वाली इनकम भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, इस बात को याद रखें। लेकिन एक जरूरी पॉइंट यहां पे आया, लास्ट में लिखा हुआ क्या? इनकम इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। बेटा ये कैपिटल गेन क्या होता है, जरा इसको समझ लो ध्यान से। इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम। कैपिटल गेन को नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। अब वैसे ये होता क्या है, जरा देख लो एक बार। देखो बेटा, जैसे मेरा मकान है, मेरा हाउस है, मेरा हाउस मैंने परचेज किया था 20 लाख रुपीज में 2001 में, और 2021 में मैं इस हाउस को अब कर रहा हूं सेल। और बेटा ये जो सेल मैं कर रहा हूं, मेरा हाउस बेच रहा हूं, ये बेच रहा हूं बेटा मैं 1 करोड़ रुपीज में। ठीक है बेटा, देखो क्या हम हाउस का बिजनेस करते हैं क्या? नहीं, हाउस हमारी एक कैपिटल एसेट है ना। एक होती है कैपिटल एसेट और एक होते हैं बेटा गुड्स, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम्हें याद होगा, अगर अकाउंटेंसी में तुमने अगर वो पढ़ा है, तुमने एनपीओ पढ़ा है, तो तुम्हें कैपिटल नेचर याद होगा। कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है? कैपिटल नेचर मतलब आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, या फिर मैं कहूं लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो आपकी एसेट्स होती हैं, उनको जब आप सेल करते हो, उससे होने वाले प्रॉफिट को कहते हैं बेटा कैपिटल गेन। कैपिटल मतलब है यहाँ पे कैपिटल एसेट्स, और गेन का मतलब क्या है बेटा? प्रॉफिट। तो कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट होता है, जैसे मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, अब प्लांट एंड मशीनरी मैंने परचेज की थी 3 लाख रुपीज की, उसको सेल कर दिया मैंने 1 लाख रुपीज में, है ना। लेकिन जब इसको सेल किया तब इसकी WDV थी 50,000, तो मेरे को यहाँ प्रॉफिट हो गया 50,000 का, है ना। ये तो एग्जाम्पल था। क्या सबसे बढ़िया तुम मकान का एग्जाम्पल लो, 20 लाख की खरीदी हुई चीज मैंने बेची है 1 करोड़ रुपए में, क्या यहाँ पे 80 लाख का प्रॉफिट हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। बेटा याद रखना, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट को बेच के प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम कहते हैं कैपिटल गेन। सवाल ये उठता है कि क्या कैपिटल गेन को फैक्टर इनकम माना जाए? अब तुम बोलोगे सर जैसे आपने लैंड को बेचा है, तो वो तो फैक्टर इनकम होनी चाहिए। ये किसी ना किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लैंड तो क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। बेटा लैंड को बेचना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, लैंड को रेंट पे देना या रॉयल्टी पे देना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यस और नो? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, कैपिटल गेन को भी हमें देखने में लग सकता है कि अरे कैपिटल गेन तो हो सकता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही आप प्रोवाइड करवा रहे हो, आप अपना मकान बेच रहे हो या लैंड सेल कर रहे हो, तो सर ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड तो लैंड हम सेल कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, सेल करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता, लैंड को रेंट पे देना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है, खैर वैसे ये अननेसेसरी पॉइंट मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया। बस इन शॉर्ट याद रखो, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, ब्लैक मनी से जनरेट हुई इनकम को इंक्लूड नहीं करते, जैसे चोरी, डकैती या फिर सट्टेबाजी, है ना। और कैजुअल इनकम से जो जनरेट होती है इनकम, उसको एक्सक्लूड करते हैं, उसको भी इंक्लूड नहीं करते। ये 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, हाँ बेटा बोलो। सर कमीशन इंक्लूड होती है क्या इसमें? फैक्टर कौन सा कमीशन बेटा?
सर कोई सा भी कमीशन, मतलब कमीशन होता है ना। बेटा कमीशन आप बात कर रहे हो कमीशन ऑन परचेज या कमीशन ऑन सेल? अगर इन दोनों टर्म्स की बात कर रहे हो तो बिल्कुल ये दोनों इंक्लूड होंगे। अगर आप कमीशन ऑन परचेज और कमीशन ऑन सेल की बात करते हो, जैसे मान लो कि मेरा जो बिजनेस है, तुम अपनी कोचिंग से जब वापस जाते हो तो तुम्हें रास्ते में याद होगा एक मार्केट है जिसमें सेकंड हैंड कार बिकती है, देखा है किसी ने? यस और नो? यस सर, Yes, sir. OLX नाम Yes, सर। sir. अहलू वाली Yes, sir. अहलूवालिया Yes, वाले sir. रोड पे है ना? अब वो जो सेकंड हाँ हैंड सर, कार हाँ वहां सर। पे सारी सेल होती है, बेटा उनको जो कार बेचने वाला होता है ना, जो ओरिजिनल परचेजर होता है उसका, जैसे एक कार है वो देके चला गया 1 लाख रुपीज में। अब इस कार को ठीक वीक कराएगा ये जो सेकंड हैंड बेचने वाला एजेंट है, मैं इसको नाम दूंगा एजेंट। ये इसको ठीक वीक कराएगा, कुछ एक्सपेंसेस के ऊपर करेगा, प्लस अपना वो प्रॉफिट जोड़ेगा, उसी को मैं बोलूंगा कमीशन, सेलिंग कमीशन। वो कमीशन वमीशन जोड़ के इसको बेचेगा 2 लाख रुपीज में, इमेजिन करो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इसका कमीशन यहाँ पे, क्या ये फैक्टर इनकम है? बिल्कुल बेटा ये फैक्टर इनकम है, ये मान के चलो, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में। ओके, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे वो कमीशन हो परचेज कमीशन, चाहे वो कमीशन हो सेलिंग कमीशन। ओके, ये दोनों ही कमीशन इंक्लूड होते हैं, ये बात ध्यान रखना, फैक्टर इनकम मानी जाती है। ओके, चलो आंसर मिल गया बेटा, यस और नो? यस सर। चलो ठीक है। Yes, sir. अब देखो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये, इनको तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, ये ध्यान से देखना इनको। क्या लिखा है? कॉर्पोरेट टैक्स, 1 मिनट। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। सभी को पता होगा बेटा, हमारा जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, हमने लर्न किया था। एक तो कौन सा होता है बेटा? सबसे पहला होता है डिविडेंड, दूसरा कौन सा होता है? कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, समझाया था मैंने डिटेल में इसको। और तीसरा कौन सा होता है बेटा? तीसरा होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों कंपोनेंट हैं किसके? प्रॉफिट के। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर क्वेश्चन में हमें दे दे प्रॉफिट, अगर डायरेक्टली तुम्हें दिया हो प्रॉफिट 10,000 रुपीज का, तो तुम इसी को इंक्लूड करोगे। अगर प्रॉफिट के साथ साथ तुम्हें इन तीनों कंपोनेंट में से कोई भी आइटम इंडिविजुअली अलग से दिया गया, जैसे तुम्हें प्रॉफिट तो दे ही दिया, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे दिया उसने 2,000, तो क्या हमें डिविडेंड यहां अलग से ऐड करना है या फिर वो 10 में इंक्लूडेड है? हम क्या मानेंगे? क्या समझ में आया सबको? बेटा हम ये मानेंगे कि ये 2,000 10,000 में इंक्लूडेड है। ओके, तो अगर हमें टर्म ही डायरेक्ट दे देता है, जो हमारी टर्म है प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट डायरेक्ट दे दिया तो ठीक है, लेकिन इमेजिन आपको प्रॉफिट नहीं दिया बेटा, प्रॉफिट ना देके तुम्हें डिविडेंड या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर ये कुछ कंपोनेंट्स दिए गए, तो उनको ऐड करके प्रॉफिट आ जाएगा। वो तो हमें पता है, उनको ऐड करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट साथ में दे दिया जाए और इसका कोई कंपोनेंट भी दे दिया जाए, तो कंपोनेंट का ट्रीटमेंट मत करना कुछ भी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कंपोनेंट ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड है। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ गई क्या जो मैंने बोली? यस और नो? यस सर। यस सर। किसी को नहीं आया हो तो रिपीट कर दूंगा बेटा, बोलो। यस सर। सबको क्लियर? आ गया सर। चलो ठीक है, अगला पॉइंट भी कुछ कुछ ऐसा ही है। देखो अब सवाल उठता है इनकम टैक्स। बेटा देखो, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मैं नौकरी करता हूं, और इमेजिन मेरी जो सैलरी है वो है 30,000 रुपीज पर मंथ। तो बताओ मेरी साल भर की सैलरी कितनी हुई? मेरी साल भर की सैलरी हुई 3,60,000। इमेजिन, वैसे ही ये स्लैब के दायरे में नहीं आ रहा है, लेकिन इमेजिन करो हमें इस पे इनकम टैक्स पे करना है। बेटा इस पे अगर मैं इनकम टैक्स पे करता हूं 10% की रेट से, तो इनकम टैक्स कितना बनेगा? 36,000। मुझे कौन बताएगा कि इनकम टैक्स जो है वो इस 3,60,000 में से ही है या अलग से है? इसी में सैलरी से में से निकाल के देते हो या अलग से देते हो? इसी में से है, करेक्ट आंसर। ये इसी में से। अरे अलग से क्या पेड़ उगाओगे क्या? अलग से कहां से ले आओगे? याद रखना, आप जो इनकम टैक्स पे करते हो ना,
बेटा ये इनकम टैक्स जो होता है ये आपके कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही पार्ट होता है। तो अगर तुम्हें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया, इमेजिन तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हें इसके कंपोनेंट्स दिए हैं, अगर इनकम टैक्स उसमें अलग से दिया जाता है तब तो तुम ऐड कर दो। लेकिन बेटा अगर हमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे दिया और तुम्हें इनकम टैक्स भी दे दिया, तो आपको इनकम टैक्स का कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स हम ये मान रहे हैं कि इनकम टैक्स तब पे किया गया होगा जब इनकम हुई होगी, तो वो ऑलरेडी कंपेंसेशन का हिस्सा है, वो उसी में इंक्लूडेड है, आपको अलग से ऐड नहीं करना उसको, ये याद रखना। ओके चलो अगला पॉइंट, बिल्कुल वही वाली चीज है जो यहां पर भी है। देखो यही वाला पॉइंट है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड एज काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर्स। तुम्हें याद है बेटा ये सारे नाम, ये सारी चीजें क्या है बेटा? ये सारी चीजें हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स जो मैंने बताए थे, तुम्हें याद हो तो। पहला कंपोनेंट क्या होता है? पहला कंपोनेंट होता है इसका वेजेस एंड सैलरी, ये पहला कंपोनेंट होता है। दूसरा होता है इन काइंड, है ना, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड या पेमेंट इन काइंड। तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड चौथा होता है बेटा आपके पेंशन। कौन सी वाली पेंशन? अगर तुम्हें याद हो कॉन्ट्रैक्ट वाली। ये चारों, अगर ये चारों हमें इंडिविजुअली अलग से दिए गए हैं तो आप कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए इन सबको लोगे, ऐड करोगे और नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दोगे। लेकिन बेटा अगर आपको इनमें से एक भी दिया हो, लेकिन अगर आपको ये टर्म पूरी लिख के दे दी हो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो क्या करेंगे? तो फिर हमें ओनली लेना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल्स को हम छोड़ देंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई जो मैंने बोली? यस और नो? यस सर। ओके तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम एकदम प्रिपेयर्ड हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। अगर यहां तक इनकम मेथड में किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो, पूछो। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो सब लोग यस लिख के भेजो चैट में। हाँ बोलो बोलो। सर ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार वापस समझा दो। लास्ट वाला पॉइंट ये है बेटा, जो पहला पॉइंट था वही लास्ट है। पहले पॉइंट में बात हुई थी प्रॉफिट की, यहाँ पे बात हो रही है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। जो हमारा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है जिसके 4 कंपोनेंट होते हैं, तुम्हें याद होगा। अगर क्वेश्चन में तुम्हें अमाउंट देता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय का, अगर तुम्हें डायरेक्ट लिख के दे दिया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो फिर अलग से किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है इनकम में, है ना। लेकिन अगर तुम्हें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना देके इसकी कंपोनेंट्स देता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी, है ना, जैसे आपको दे दिया इसके बाद पेंशन दे दी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दे दिया, तो इनको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इनके साथ साथ तुम्हें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दे तो अलग से ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि इसके अंदर पहले से ऐड है। बोलो बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। ओके मैं आंसर चेक कर लेता हूँ सबके। अरे मैं एक बार मेरे को आंसर दो सब लोग, यस और नो, बात समझ में आ गई क्या? ताकि मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ फिर अभी फास्ट। ओके ओके ठीक है, आ गए सभी के आंसर मेरे पास। चलो भाई अब आ जाते हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले ए नेट डोमेस्टिक इनकम। पहले तो मुझे ये बता दो ये क्या होती है नेट डोमेस्टिक इनकम? NDPFC। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि डोमेस्टिक इनकम समझ में आ रहा है सर, लेकिन सर वो एमपी पे होता है या एफसी पे होता है? बेटा ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो एनडीपीएफसी जो होता है उसी को हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? नेट लगा है साथ में, तो बेटा इसके साथ में नेट लगा दो, लगा हुआ है ऑलरेडी वो तो, अगर जिसको याद है। अगर नहीं याद तुम्हें तो तुम बना भी तो सकते हो, नेट का एन, डोमेस्टिक का डी, और इनकम की जगह हम बेटा काम में लेते हैं प्रोडक्ट, तो पी, एनडीपी। और डिफॉल्ट जो प्राइस होती है हमारी वो कौन सी होती है? एफसी, तो एनडीपीएफसी। ओके
ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पहले हमें कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। अच्छा, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, जरा बी वाला पार्ट पढ़ो तो। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, मतलब क्या बोल रहा है हमसे? GDPFC। वेरी गुड, जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। अरे सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम ए में निकाल देंगे एनडीपीएफसी, तो मुझे कौन बताएगा कि एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी पे जाने के लिए क्या करना होगा? प्लस प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। वेरी plus गुड, बस depreciation. प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। वेरी गुड, आ गई मतलब बात समझ में सबको। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ो, नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपी, लेकिन कुछ नहीं बोला तो प्राइस क्या है? एफसी, मतलब वही नेशनल इनकम ही FC। है ना, डायरेक्टली लो नेशनल इनकम का मतलब। ठीक है, अब बी पॉइंट क्या है? नेट नेशनल इनकम, मतलब यहां भी बात तो एनडीपी सॉरी एनएनपी की हो रही है, लेकिन एमपी पे। बेटा जब तुम सी वाला पॉइंट निकाल लोगे, एनएनपीएफसी निकाल लोगे, तो एनएनपीएफसी से एनएनपी एमपी निकालने के लिए क्या करना होगा, मुझे कौन बताएगा? प्लस एनआईटी। वेरी गुड, प्लस करना होगा एनआईटी। शाबाश आयुष। चलो ये हो जाएगा बेटा हमारा इस तरह से क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार, पहले करके देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। सारी सुई आके तुम्हारी अटकेगी। सबसे पहले तो हमें निकालना है एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला सबको याद हो गया है मेरे साथ? सबसे पहले निकालते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो बेटा क्या आ जाता है? एनडीपीएफसी। ओके, चलो पढ़ के देखो। सबसे पहले लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स और उसके बाद लिखा है सब्सिडी। ये दोनों तो हमारे एनआईटी में काम आते हैं यार, अभी क्या काम है इनका? चलो बताई दो लगे हाथ, एनआईटी कितना है बेटा यहाँ पे? एनआईटी आपका आएगा 9000 माइनस 1800, ये आ गया 7200। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, इसके बाद डेप्रीसिएशन है, ये भी अलग से ही काम आता है, ये भी हम ले लेंगे काम में, डेप्रीसिएशन है। अब यहां से बेटा काम की इंफॉर्मेशन पढ़ो, क्या लिखा है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या ये एनडीपीएफसी का हिस्सा है? हाँ बिल्कुल है, इसको हम लेंगे, ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम हम लेते हैं। ठीक है, अगला पढ़ो, ऑपरेटिंग सरप्लस लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऑपरेटिंग सरप्लस भी लेते हैं। इसके बाद है एनएफआईए, और एनएफआईए है माइनस में। बेटा एनएफआईए फिलहाल तो कोई काम नहीं आना अभी ए वाले पॉइंट में तो। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब सर हमें एनडीपीएफसी निकालने के लिए तीनों कंपोनेंट दे दिए? हाँ बिल्कुल दे दिए, एनडीपीएफसी निकालने के तीनों कंपोनेंट तुम्हें दे दिए। 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 38। 38 प्लस 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62। ये तुम्हारा आंसर ही आ गया, ये लो 62,000। क्या सबको बात समझ में आ गई मेरी? यस और नो? Yes, sir. Yes. एनडीपीएफसी आ Yes, गया sir. तुम्हारा 62,000। अब बेटा अगर मुझे एनडीपीएफसी से जीडीपीएफसी निकालना हो तो क्या करूंगा बताओ? एनडीपीएफसी प्लस डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन प्लस कर दो इसमें, 62,000 में तुम प्लस कर दो डेप्रीसिएशन कितना है? 1700, तो ये आ जाएगा 63,700। ये लो साहब, ये हो गए तुम्हारे शुरू के 2 पॉइंट। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं इनका। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब एनडीपीएफसी निकालना है हमें। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, तीनों की वैल्यूज को हमने बेटा यहां पुट किया, टोटल किया, तो टोटल आ गया 62,000। ठीक है, अब तुम्हें सेकंड पार्ट बेटा इसका कैलकुलेट करना है जीडीपीएफसी। और जीडीपीएफसी कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला है एनडीपीएफसी प्लस डेप्रीसिएशन। तो बेटा ये जब सॉल्व करोगे तो एनडीपीएफसी अभी अभी हमने निकाला 62 प्लस डेप हो जाएगा 1700। तो देखो यही होना है मेरे ख्याल से, ये देखो ये हो गया 1700 प्लस, आंसर आ गया 63,700। क्या सभी को ए और बी पॉइंट समझ में आ गया है? यस और नो? फास्ट। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और वापस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब बेटा क्या निकालना है? अब हमें डायरेक्ट नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपीएफसी निकालना है हमें। क्या निकालना है? एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम। बताओ भाई, एनएनपीएफसी इनकम मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकलती है? एनडीपीएफसी
प्लस NFIA, यही बताया था मैंने। NDPFC आपने अभी अभी निकाला Yes, sir. प्लस NFIA। NDPFC कितना निकाला बेटा तुमने, बताओ? 62,000 निकाला था। ओके, NDPFC हमने निकाला था 62,000, जो इस मेथड में हमने सीखा है वही कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों का टोटल करने से NDPFC आया था, वो था 62,000। उसमें अगर मैं ऐड कर दूं NFIA, जो बेटा यहां दिया गया है माइनस में -300, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 61,700। ये तुम्हारी आ गई साहब नेशनल इनकम। ओके, करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख लो एक बार। 1 सेकेंड, चलो देखते सॉल्यूशन इसका। कैलकुलेशन ऑफ नेट नेशनल इनकम। बेटा नाम कुछ भी दे दे, अगर तुमने लास्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो तुम कंफ्यूज कभी नहीं होगे, ये पक्की बात है। देखो, NNPFC इक्वल्स टू NDPFC प्लस NFIA। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और इसमें हमने ऐड कर दिया है 61,700, फाइनल आंसर आ गया। ओके, प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया बेटा तुम्हारा सी पार्ट। अच्छा, अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो तुम्हें याद है? NDP मार्केट प्राइस पे। तो बेटा NDPFC तुम्हें पता है, इससे तुम्हें निकालना है NDP मार्केट प्राइस पे। तो क्या करना होगा? NDPFC में हम ऐड कर देंगे NIT। और बेटा NIT मैंने तुमको दिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, स्टार्टिंग में कितना था? 9,000 माइनस 1,800, ये था 7,200। तो अगर तुम 61,700 का जो NDPFC है, इसमें NIT ऐड कर दोगे 7,200, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जब तुम इसमें ऐड कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा निकल के कितना? 68,900। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं फाइनली एक बार। कैलकुलेशन ऑफ नेट नेशनल इनकम, लेकिन वो किस पर है? मार्केट प्राइस पे। तो इसके लिए बच्चों आपका फॉर्मूला रहेगा NNPFC प्लस NIT, और जब हमने इंफॉर्मेशन पुट की यहां पर, तो 61,700 प्लस 9,000 माइनस 1,800, तो ये आ गया आपका 68,900। क्या क्वेश्चन नंबर 1 सभी को कंफर्म समझ में आ गया? और अगर किसी पॉइंट में ABCD में से प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, सभी का आंसर मिले। Yes, yes, आगे सर। Yes, sir. ओके, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कल हम लास्ट करेंगे इस मेथड का, है ना? जो सबसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कल करेंगे हम लोग, है ना? जिसमें घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन देता है, बहुत कंफ्यूज करेगा, इधर उधर की बातें करेगा, है ना? कल वो क्वेश्चन करेंगे और कल हमारा इनकम मेथड हो जाएगा खत्म। परसों से हम स्टार्ट कर देंगे एक्सपेंडिचर मेथड, तो सेकंड मेथड है हमारा। ठीक है, चलो देखते जाओ। गिवन द फॉलोइंग डेटा यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, सीधा फंडा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या बोल रहा है बच्चों? यहाँ पे क्या निकालना है? NDPFC NDPFC। और नेशनल इनकम का मतलब क्या निकालना है? NNPFC। इसका मतलब NNPFC। बेटा हमें तो दोनों स्टेप में काम करना है। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं पहले स्टेप नंबर 1 करनी है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 में नेशनल इनकम निकालना है, जो हम करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इस मेथड में। तो सबसे पहले हमें निकालना है NDPFC। बेटा मैं एक एक आइटम को पढ़ता जाऊंगा और उसकी कैटेगरी मैं आप लोगों से पूछता जाऊंगा। तुम लोगों को बताना है कि वो जो 3 कैटेगरी हमारी होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम, और एक कौन सा होता है अपना ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में ये टर्म आती है, ये तुम्हें मेरे को बताना है। सबसे पहले वेजेस, बताओ ये कौन सी कैटेगरी में आता है? compensation of employee Compensation of employee. कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ COI। ठीक है, रेंट बताओ बेटा किस में आता है? operating surplus Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, इंटरेस्ट किस में आता है बच्चों? Operating surplus. Operating surplus. सरप्लस, वेरी गुड। मिक्स्ड इनकम, सॉरी डिविडेंड रहेंगे, डिविडेंड किस में आता है? Operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस में ही तो आता है। अरे ऑपरेटिंग सरप्लस के ही तो 3 हिस्से होते हैं, भूल गए क्या? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट
और प्रॉफिट का कोई सा भी कंपोनेंट हो वो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही तो हिस्सा है, भूलना नहीं इसको। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये तो अलग से ये मिक्स्ड इनकम है, एमआई, मुंबई इंडियंस नहीं, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। बड़े दुख की बात है आईपीएल बीच में खत्म हो गया है ना, बहुत दिल दुखा सब लोगों का। चलो आगे बढ़ जाओ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये बताओ भाई किसका है? ऑपरेटिंग सर ऑपरेटिंग सरप्लस का ही है, क्योंकि ये भी बेटा आपके प्रॉफिट का ही तो कंपोनेंट है। जो प्रॉफिट का कंपोनेंट है वो ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट है। अगला पढ़ो, इसके बाद क्या लिखा है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये किसका है बताओ? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये सीओई था, ये आई नहीं सीओई, ठीक है। अगला पढ़ो, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, बताओ बेटा ये किसका किसका ऑपरेटिंग कंपोनेंट है? सरप्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, आंसर 2-3 बच्चे ही दे रहे हैं बस मेरे को, बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। बेटा एक्टिव रहना सीखो, माइक ऑन करके बोलो। तुम ये सोचते हो तुम्हारे बोलने से क्या होगा? बेटा तुम्हारे बोलने से मेरे को खुशी होगी कि मैं इतनी मेहनत तुम्हारे लिए करता हूँ, ये जो नोट्स बनाता हूँ ना, एक चीज टाइप करके अपने हाथ से, ये सफल हो रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ, है ना। 2-2 घंटे लगाते हैं हम नोट्स बनाने में तुम्हारे लिए। मैं चाहूँ ना तो तुमको लिख के वो ओल्ड फैशन वे में पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल ट्राइपॉड लगा के, कैमरा दिखा के, लिख लिख के, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ। मैं 2 घंटे लगाता हूँ तुम्हें 40 मिनट क्लास पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं इफेक्टिवली पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसलिए बेटा सब लोग किया करो रिस्पॉन्ड, ताकि हमें भी खुशी होती है कि सबको समझ में आ रहा है। अगला क्या लिखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो एनएफआई है, ये तो अलग से ही है, एनएफआई है। और लास्ट क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये है 24,000 कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब बेटा मेरे को ये बताओ कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो कितना है? सभी लोग कैलकुलेट करें और मुझे बताएं, सोच समझ के आंसर देना। तुम्हारे पास टाइम है 2 मिनट का, जल्दी, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट का टाइम फिनिश होने वाला। सर 24,000। सर 24,000 ओके, 24,000 बाकी सब लोग भी आंसर दें तब खुशी होगी। सर 24, सर 24,000। 24,000 24,000, अच्छा। और कोई जो आंसर देना चाहेगा? नेट फैक्टर। और कोई नहीं है? सर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहाँ पे आएगा? बेटा एक सेकंड, एक मिनट बच्चों, लेट मी चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है क्या, एक मिनट मुझे चेक करने दो, 1 सेकंड मुझे दो। एक्चुअली मेरे को लग रहा है मेरे से शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई, 1 सेकंड। वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स, एनएफआई है। अरे रे बेटा ये नहीं है, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन का आ गया शायद, ये लास्ट क्वेश्चन का कॉपी होके आ गया है, इसको रहने दो। अच्छा हाँ, इन केस अगर ये दिया होता, अगर ये होता है इस क्वेश्चन में, तो क्या करते? कौन बताएगा? वही जो तुम आंसर दे रहे थे। कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज है ना, उसमें से वो वेजेस और वो उसमें मतलब प्लस करके माइनस कर देते तो निकल आता बाकी। मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मैं वेजेस वापस से ऐड करता और ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और ऐड करता। बेटा अभी मैंने प्रिकॉशंस करते लेस करते। लेस क्यों करेंगे बेटा, लेस क्यों करेंगे? हमें तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। और मैंने क्या बोला, जब तुम्हें ये दे रहा वही लिखेंगे सर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हमें एज इट इज 24,000 ले लेना है। अगर ये देता ना हमें इन केस, तो हम इन दोनों को छोड़ देते, वेजेस को भी छोड़ देते और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को भी छोड़ देते, क्योंकि दीज टू आर द पार्ट्स ऑफ, या फिर कहे जाए कंपोनेंट्स ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और मैंने तुमको सिखाया है अभी बच्चों, याद रखना, अगर कंपोनेंट दे दे और तुम्हें प्रॉपर हेड भी दे दे तो तुम्हें हेड लेना है, उसका कंपोनेंट नहीं लेना है। हम ये मान लेंगे कि जब ये 24 दे दिया तो हम ये मानेंगे 24 में सब इंक्लूड है, तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना। फिर क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? वो पॉइंट जो मैंने समझाया था। यस सर। बोलना नहीं सीखो है ना। चलो खैर, ये अच्छा ही है जो पॉइंट आया ये। अच्छा तो बेटा ये जितने पॉइंट थे, एक तो वेजेस था और एक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन था, है ना। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 10,400। ये तो हो गया है बेटा आपके क्या, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या इसके अलावा कुछ और है? आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ है, ठीक है।
इसके बाद बेटा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। बताओ ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा? 5,000 रुपए का रेंट, इंटरेस्ट 400 रुपए का, डिविडेंड 300 रुपए का, और 200 रुपए का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400 रुपए का। इन सब को ऐड कर दिया जाएगा तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। और मिक्स्ड इनकम तो हमको दे रखी है। जब हम इसका सॉल्यूशन चेक करेंगे तो बेटा इसको बस हमें पुट करना है फॉर्मूला लगा के, सब कुछ हमें दिया हुआ है। और हाँ देखो फॉर्मूला का तरीका, मैंने फॉर्मूला ओरिजिनल वाला लिखा है और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स भी लिखे हैं, जो जो मुझे दिया हुआ है वो सब मैंने लिखा है। तरीके सीख लो बेटा, ऐसे ही करना है आप लोगों को। उसके बाद पुट किया और आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट से देख लो, मीटिंग खत्म होने वाली है। इसके बाद जब तुम निकालोगे एनएमपीएफसी तो उसमें एनएफआईए प्लस करना है, बस उसमें तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो सबको बात समझ में आ गई? यस और नो?